हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है सब लोग आप ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं एसएससी जीडी वाले। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो है आपकी, ये मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो है। हमारी जो करंट अपडेट की वीडियो है ये दिन में 2 बार आती है, एक आती है सुबह 8 बजे, एक आती है शाम को 8 बजे। तो ये जो है आपकी मॉर्निंग वाली है, सुबह 8 बजे वाली वीडियो है। क्या डेट है? 27 जनवरी 2023, 27 जनवरी 2023 डेट है और इसकी मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो है ये। ओके, और फिर आज की जो शाम की वीडियो आएगी वो शाम को 8 बजे आ जाएगी और ये सुबह की है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना करंट अपडेट देखते हैं। पहला क्या है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रिसीव्स ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद प्लेटिनियम रेटिंग। तो जो आपका ये विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन है, इसको क्या मिला है? इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है और प्लेटिनियम रेटिंग के साथ। ओके, तो रेटिंग मिलती है इनको अलग अलग। ठीक है, जैसे जो ग्रीन रेलवे स्टेशन है उसका एक सर्टिफिकेट मिला है इनको। फिर ग्रीन जो रेलवे स्टेशन है, ग्रीन तो है आपका मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है, लेकिन कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम मिलती है। तो इसको क्या मिली है? प्लेटिनियम, मतलब सबसे टॉप वाली जो होती है वो वाली इसको रेटिंग मिली है। ओके, तो चलिए अब ग्रीन जो ग्रीन वाले जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट है इसको देता कौन है? इसको देता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। कौन देता है इसको? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको सर्टिफिकेशन को देता है। कौन? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काउंसिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सर्टिफिकेट को देती है। अब ये सर्टिफिकेट क्या देख के देती है? देखिए बहुत सारी चीजें देखती है कि कोई भी रेलवे स्टेशन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज तो उस पर नहीं हो रही है कि जो इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत है, लोग जो है उनको हेल्दी खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब भी उसी में क्या कवर किया जाता है। फिर मान लीजिए जैसे कि जो भी जैसे उसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, एलईडी लाइट जो है लाइट सेविंग लाइट्स होती है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बचाती हैं, तो वो भी फायदेमंद है। फिर सोलर जो पैनल्स है वो लगे हुए हैं कि नहीं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, सोलर एनर्जी जो होती है सूरज वाली उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, ऐसी सब चीज देखी जाती है। ग्रीन जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन मिल रहा है कि नहीं, खाने में जो है वो हाइजीन जो है वो रखा जा रहा है कि नहीं रखा जाए, क्लीन जो है आपका फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को, ये सब देखा जाता है। ठीक है, जो वेस्ट होता है पूरा का पूरा वो जैसे डिस्पोजल में जाना चाहिए, जो आपका पूरा वेस्ट है एक डस्टबिन में जाना चाहिए, वो है होता है कि नहीं, साफ सफाई रहती है कि नहीं, ये सब जो चीजें हैं ये सब देखता है कौन? आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और ये सब चीजें देखने के बाद ये किसी भी जो आपका रेलवे स्टेशन होगा उसको सर्टिफाइड करता है। तो इसने जो ये विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन है इसको सर्टिफाइड किया है ग्रीन रेलवे स्टेशन के नाम, जो सर्टिफिकेट है उससे, उसके भी जो प्लेटिनियम रेटिंग होती है ना, उसको इसको प्लेटिनियम रेटिंग मिली है। तो आपका जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ये कहाँ है? देखिए आपका विशाखापट्टनम जो है इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ईस्ट कोस्ट का मतलब है, जैसे मैं आपको मैप दिखाऊं, ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें आपका विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ेगा? ये जो 24 दिख रहा है आपको, ये 24 जहाँ पे लिखा हुआ है 24, ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर आपका विशाखापट्टनम पड़ता है, बिल्कुल जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, इसमें समुद्र बिल्कुल मतलब आपका जो कोस्ट लाइन है, बिल्कुल जो समुद्र वाली लाइन है वहां पे पड़ता है क्या? विशाखापट्टनम शहर। और विशाखापट्टनम शहर के अंदर ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है। ओके, तो इस रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? इस रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन सर्टिफिकेशन, ग्रीन जो है रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्लेटिनियम रेटिंग के साथ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओपन्स इन चंडीगढ़। तो जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया मतलब जो ऊपर वाला इंडिया है आपका, है ना, जिसमें यूपी वगैरह आते हैं, यूपी, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, है ना, ये वाला जो पूरा एरिया इसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग आपका वो ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर
पावर प्लांट है, ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ जो होता है, तो जो सबसे बड़ा तैरता हुआ पावर वो है आपका सोलर पावर प्लांट। वो कहाँ पे खुला है? चंडीगढ़ में खुला है। चंडीगढ़ आपका कहाँ पे है? चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी यही है। क्या है पंजाब हरियाणा की कैपिटल? चंडीगढ़। तो यहाँ पे एक खुला है। सोलर पावर प्लांट क्या होता है? सोलर पावर प्लांट ऐसे वो जगह होती है वहां पे बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, जो सूरज की किरणें आती है, सूरज की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है सूरज की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं सोलर पावर, उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं सोलर पावर। और जो पूरा प्लांट इस चीज को बनाने के लिए यूज होता है, इसको क्या कहते हैं? सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ये कहाँ ओपन हुआ है? चंडीगढ़ में। सबसे बड़ा फ्लोटिंग है ना, तैरता हुआ पानी के ऊपर है। ये सोलर प्लेट जो पूरी बिछी हुई है, ये पानी के ऊपर बिछी हुई है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा। अगर पूरे इंडिया का बात करूं तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना आपको साउथ में एक स्टेट पड़ती है ना, जो पहले आंध्र प्रदेश था, पूरा आंध्र प्रदेश जो टूट के बिल्कुल नई स्टेट बनी है। कौन सी बनी है? आपकी तेलंगाना। तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना में सबसे बड़ा इंडिया का सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इस टाइम पे स्थित है। ओके, तो चलिए अब इसके ऊपर दोबारा आ जाते हैं कि ये जो चंडीगढ़ का सोलर पावर प्लांट है, इसकी खासियत क्या क्या है, कैसे कैसे इसको बनाया गया है। तो इसकी खासियत क्या क्या है कि ये जो है 2000 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। 2000 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो ये हो गया 2000 किलोमीटर वाला, एक है आपका 500 किलोवाट वाला, किलोमीटर नहीं किलोवाट वाला। एक तो हो गया 2000 किलोवाट वाला, एक है 500 किलोवाट वाला। ये दोनों जो है, इन दोनों के बनाया गया है यहाँ पे चंडीगढ़ में। और ये जो दोनों है, ये दोनों जो है, इनको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, जो इनको बनाने में कॉस्ट आई है, तो ये ऊपर वाला जो है 2000 वाला, इसको 11.3 करोड़ रुपए की आई है। नीचे वाले को 3.35 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। ये दोनों की कॉस्ट है इनको बनाने में जो आई है। अब ये जो सोलर एनर्जी है, मैंने यहाँ आपको बताया सोलर एनर्जी के बारे में, नीचे आपको बता रहा हूँ सोलर एनर्जी के बारे में, दूसरे वाले में सोलर एनर्जी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जानने वाली बात है। देखिए, जो सोलर एनर्जी क्या होती है, सूरज की किरणें आई, उससे हमने वो प्लेट पे पड़ी, जो हमारी सोलर प्लेट है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ, और उसके बाद हमारी पावर बन गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन गई। फिर हम उसको अपने हाउस होल्ड में, मतलब अपने घरों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपने देखा हो बहुत सारे लोगों के ऊपर, जो घर के ऊपर लगी होती है सोलर प्लेट, है ना, सोलर प्लेट लगी होती है, वो सूरज की किरणें पड़ती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हम उसको यूज कर लेते हैं घर पे। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ तरीके हैं बिजली बनाने के, क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोयले को जला के बिजली बना दी जाती है हमारे यहाँ, है ना, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो तरीके हैं ना, इनसे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है, और ऐसी गैसेस जो निकलती हैं, जैसे कोयले को बना के कोयले को जला के बिजली बनी, तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन होता है। कार्बन इमिशन क्या होता है, मैंने आपको शाम की वीडियो में बताया था। कार्बन इमिशन क्या होता है, जो किसी चीज को जलाने पे या किसी चीज को यूज करने पे जो आपकी CO2 गैस है, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये निकले। और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में अपने हमारे एनवायरमेंट में हो जाती है, तो हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके लिए बहुत खराब गैस है, मतलब बहुत नुकसान पहुंचाती है उसको। तो ये जो CO2 है, जैसे हमने कोयले को जलाया, है ना, हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाने के बाद हमारे पास CO2 निकल के आ गई। और जो CO2 निकल के आ रही है, और ये जाएगी तो एनवायरमेंट में ही, ऐसा तो है नहीं कहीं और जाएगी। जैसे हमने जलाया तो एनवायरमेंट में पहुंची, और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस के साथ साथ निकलती हैं, लेकिन हम ज्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? CO2 पे। तो CO2 भी निकली, और CO2 ने एनवायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत कर रही है वो। तो जैसे मान लीजिए हमने बना तो ली बिजली अभी फिलहाल के लिए, हम उसको यूज करके ठीक भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट को परेशान कर रही है अभी नहीं तो कुछ साल बाद वो हमें परेशान करेगी। हालांकि जो इन्वायरमेंट चेंजेस हैं वो तो हमको अभी भी दिख जाते हैं। अब जैसे मौसम है, जैसे पहले स्टेबल हुआ करता था, ऐसा स्टेबल मौसम नहीं होता। कभी भी बारिश हो जाती है। ठंड जो है 2-3 महीने की रह गई है, पहले पूरे 4 महीने की हुआ करती थी। ठीक है, और गर्मी जो है बढ़ती चली जा रही है, हर बार गर्मी जो है बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। ये हमारे इन्वायरमेंटल कॉजेज है। वो किसकी वजह से आते हैं? ये जो गैसेज होती हैं आपकी CO2, ऐसी गैसेज जो और जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं, उनकी वजह से ये सब होता है। तो ये जो आपका सोलर पावर प्लांट है, इससे क्या मदद होती है, जब इसमें डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो आपकी सोलर प्लेट है उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी और उससे बिजली बन गई। ठीक है, अब उसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलेगी। जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया, या आपको कोई और, इनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस ना निकाले और हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए भी फायदेमंद हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गई सोलर पावर, यहाँ पे सोलर पावर की बात हो रही है। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। और आपको दूं अगर रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल, जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, मतलब जो पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है ना, उसको भी वो बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और जो विंड मिल से बिजली बनाई जाती है, विंड मिल होता है ना, वो बहुत बड़ा पंखा से ऐसे लगा हुआ होता है
ऐसे करके बहुत हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वैसे तो शायद ना देखा हो पर मूवीज वगैरह में तो जरूर देखा होगा। तो वो ऐसे करके चलता है, हवा की वजह से चलता है, तो उससे बिजली बनती है। तो ये सब जो बिजली होती है ना, ये सब जो लाइट्स बनती है, सब जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है इनको। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारा पर्यावरण है उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, ये जो, तो ये कहाँ खुला है? सोलर पावर प्लांट आपका सबसे बड़ा फ्लोटिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है आपका चंडीगढ़ में खुला है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है, और पूरे इंडिया का तो आपसे कोई पूछे तो तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना में। पूरे इंडिया का तेलंगाना में, और इंडिया का कहाँ पे है? चंडीगढ़ में खुला है। फ्लोटिंग पावर प्लांट की बात हो रही, फ्लोटिंग पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल नहीं, फ्लोटिंग पावर प्लांट की। अगर कोई पूछने लगे साउथ इंडिया का फ्लोटिंग पावर प्लांट का है, तो तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना जो है साउथ इंडिया में आता है। ओके, तो नॉर्थ इंडिया का चंडीगढ़ में अभी भी खुला है। पहले से तेलंगाना में जो है वो इंडिया का और साउथ का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ओप्पो इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स टू ट्रेन 1000 वुमेन एज साइबर संगनीज। ठीक है, तो ओप्पो जो है, ओप्पो की जो इंडिया में ब्रांड है, ओप्पो जो कंपनी है ना आपकी, चाइनीज कंपनी जो है, उसकी जो इंडिया में ब्रांड है उसको, जिसको ओप्पो इंडिया बोला जाता है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये दोनों मिलके जो एक है, तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? साइबर संगनी। साइबर संगनी नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में क्या करेंगे? जो आपकी 1000 वुमेन्स है ना, इनको ट्रेन करेंगे। जो 1000 वुमेन्स है उनको ट्रेन करेंगे। पहले इन 1000 वुमेन को चुना जाएगा, 1000 जो महिलाएं हैं इनको चुना जाएगा, और उसके बाद इनको जो है ट्रेन किया जाएगा। अब ट्रेन किस चीज के लिए किया जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइबर। साइबर मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो इनको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में इनको ट्रेन किया जाएगा। इनको ट्रेन क्यों किया जाएगा? देखिए, इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि इनको आराम से जॉब मिल सके, आराम से जॉब कर सके, क्योंकि आजकल बहुत सारी जॉब ऐसी हैं, अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक्स भी आते हैं कंप्यूटर के, तो आप बहुत सारी जॉब पा सकते हो। तो जो है ये, इसका यही फायदा है कि जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल पाएगी जब ये आप क्या बोलते हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इनको ओप्पो इंडिया प्रोवाइड कराएगा इनको ये ट्रेनिंग। तो ये किस लिए है? ये जो अपनी महिला, हमारे यहाँ पे महिला है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये जो आपका इनिशिएटिव लिया जा रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है? ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है साइबर संगनी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है सपोर्ट किया जा रहा है। ये पूरा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी बैकिंग है। ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये साइबर संगनी जो प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी बैकिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 45 डेज की। जब 45 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग हो जाएगी, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा जब 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ओके, तो ये जो है 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? इस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का मतलब है आपको जो है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो गई है, जो आपका पूरा सिस्टम है, बेसिक नॉलेज हो गई है आपको। अब आप उससे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो महिलाएं हैं, इनको चुना जाएगा अर्बन एरियाज से, सेमी अर्बन एरियाज से। अर्बन एरियाज क्या होते हैं? अर्बन एरिया होते हैं जो गाँव वाले, जो आपके शहर वाले इलाके होते हैं उनको अर्बन एरिया बोलते हैं, जो गाँव वाले होते हैं उनको रूरल एरिया बोलते हैं। तो अर्बन एरिया जो शहर वाले इलाके हैं, वहां से ऐसी महिलाओं को चुना जाएगा। और जो आपके सेमी जो अर्बन हुए, सेमी अर्बन मतलब जो होते तो शहर वाले इलाके लेकिन थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं, उनको जैसे कस्बा बोल देते हैं हिंदी में। कस्बा जो होते हैं, कस्बे जो होते हैं, उनको वहां से इन महिलाओं को चुना जाएगा। और इनको चुनने के बाद इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ये जो प्रोग्राम है आपका साइबर संगनी, इसके थ्रू ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर, ये दोनों मिलके उनको ट्रेन करेंगी। 45 डेज के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। और उसके बाद ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। और ये सर्टिफिकेट जब इनको मिल जाएगा, तो ये इनको सर्टिफिकेट को यूज करके आराम से जॉब ले सकती हैं, और जो अपना घर है उसको चला सकती हैं, और अपना जो करियर है उसको स्टार्ट कर सकती हैं। ये जो है, ये डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत अच्छा वो है,
डिजिटल इंडिया जो हमारा इकोसिस्टम बन रहा है पूरा इंडिया को डिजिटलाइज करने वाला उस सब के लिए बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि जो महिलाएं सीख नहीं पा रही थी अब वो भी सीख पाएंगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये जो आपका साइबर संगनी वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसके थ्रू सीख पाएंगी, कंप्यूटर वगैरह के बारे में नॉलेज कर पाएंगी, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए बहुत सारी सर्विस क्या हो रही है आजकल इंडिया में, ऑनलाइन आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो रही हैं, या मान लीजिए उनको कोई फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आपको ऑनलाइन चलाना आना चाहिए ना, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और आपको ऑनलाइन चलाना सीखोगे तो डिजिटल इंडिया जो है, जितनी जल्दी आप चलाना सीखोगे डिजिटल इंडिया जो है, जितनी जल्दी उसके सिटीजन चलाना सीखते रहेंगे, ये टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते रहेंगे, उतनी जल्दी जो है आपका डिजिटल इंडिया जो है बनना शुरू होता रहेगा, बनता रहेगा इंडिया। ओके, तो ये जो आपका साइबर संगनी प्रोजेक्ट है इसके अंडर ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस जो सेंटर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया जा रहा है साइबर संगनी। इसके अंदर 1000 वुमेन्स को चुना जाएगा, 1000 महिलाओं को, जिनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी और 45 दिन की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद ये जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और वो सर्टिफिकेट इनको मिलने के बाद वो जॉब पा सकती है कहीं पे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है आपकी, वी विल बर्न ऑल अमेरिकन एंड जर्मन टैंक्स से रशिया। तो रशिया ने क्या बोला है? रशिया ने बोला है कि जो भी अमेरिका के या फिर जो भी जर्मनी के टैंक्स आएंगे ना, हम उन सबको जला देंगे, मतलब उन सबको नष्ट कर देंगे। ऐसा क्यों बोला है रशिया ने? देखिए रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, रशिया की और यूक्रेन की वॉर चल रही है। यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्री, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है किसको सपोर्ट कर रही हैं? यूक्रेन को। और रशिया जो है वो अपोजिशन में लड़ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूक्रेन को जो है ये सब लोग वेपन्स भेज रहे हैं, अलग अलग वेपन्स भेज रहे हैं जिनसे यूक्रेन लड़ रहा है, जिनसे अभी तक यूक्रेन रुका हुआ है। अब क्या शुरू हो गया है कि यूक्रेन को इन कंट्रीज ने टैंक भेजना शुरू कर दिया है। टैंक क्यों भेजना शुरू कर दिया है? टैंक की क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए अभी तक जो लड़ाई चल रही थी ना वो थोड़े पहाड़ी इलाकों में चल रही थी, तो वहां पे टैंक चल नहीं पाते। लेकिन अब जो लड़ाई आ गई है, जो पहाड़ी इलाके थे पहले, वो रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं। अब जो है लड़ाई थोड़ी उस वैसे एरिया में आ गई है जो प्लेन एरिया होते हैं, वहां पे टैंक चलते हैं। तो अब जो है इन कंट्रीज की जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, इनकी क्या कोशिश है कि पहाड़ी इलाके तो चले गए, कहीं ऐसा ना हो प्लेन एरिया भी चले जाएं। क्योंकि अगर प्लेन एरिया चला गया, एक एरिया चला गया प्लेन, तो फिर प्लेन एरिया बहुत अच्छे आराम से कवर हो सकते हैं, बहुत आराम से जो है रशिया उनको कैप्चर कर सकता है, उनको कब्जा सकता है। इस वजह से जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूक्रेन को जो है वो प्रोवाइड करा रही है टैंक, ताकि जो है यूक्रेन लड़ सके रशिया से, ठीक है, अपने टैंक्स के साथ, और जो है रशिया को जो है हराया जा सके, है ना। रशिया जो है आगे ना बढ़ पाए, प्लेन एरिया में आगे ना बढ़ पाए, और ये जो यूक्रेन है इसको कंपटीशन अच्छे से दे सके। क्योंकि अगर रशिया आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत सारा एरिया कब्जा करने से बच सकता है। देखिए अगर ये लड़ाई ऐसी कंटिन्यू चलती रही जैसे 1 साल होने वाला है, तो देखिए रशिया जो है वो कैप्चर कर ही लेगा। कोई छोटा मोटा देश रशिया है नहीं। कब तक आप सपोर्ट करोगे? या तो आप सीधा खुल के आ जाओ जो वेस्टर्न कंट्रीज है, या तो आप सीधा नाटो के अंदर खुल के आ जाओ, है ना। तो हो सकता है आपका ये कि आप इसको सपोर्ट करो यूक्रेन को फिर खुल के, या तो अगर आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हो तो कब तक ही सपोर्ट करोगे आप इसको ऐसे? कभी ना कभी तो आपको आपका सपोर्ट पीछे हट ही जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे रशिया इसको कब्जा लेगा। अब 1 साल नहीं हो, और 6 महीने से और 1 साल से कब तक सपोर्ट करोगे? तो ये जो रशिया का क्या कहना है कि चाहे कोई भी आप भेज लो, कोई भी ऐसा हथियार भेज लो, टैंक भेज लो, मिसाइल भेज लो, कुछ ही भेज लो, लेकिन हम कब्जा करेंगे यूक्रेन को, ये बोल दिया है रशिया ने। ओके, जो भी होगा हम सबको तबाह करेंगे। क्योंकि जब हमने मौका दिया, जब यूक्रेन ने और आपने हमारी सुनी नहीं, है ना, अब जो है मौका नहीं देने वाले आपको। जो आप सोच रहे हो कि हम रशिया हार जाएगा या पीछे हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये रशिया ने बोला है। ओके, अब रशिया ने एक चीज और बोली है। क्या बोली है? देखिए जर्मनी के जो टैंक्स है ना, जो जर्मनी टैंक्स भेज रहा है, उन टैंक्स में क्या है, उनमें 2 नली हैं। वो होता है ना जो ऐसे टैंक में निकली हुई होती है, आगे जहां से बुलेट निकलती है ऐसे निकली हुई होती है ना, जैसे मान लो ये टैंक है आपका, तो आगे जो निकली हुई होती है ये, तो ऐसी जो है आपका जर्मनी के टैंक्स में 2 हैं। एक तो नॉर्मल वाली है, एक जो है न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब जिससे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ जा सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा वाले नहीं, छोटी सी, जिसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर अमाउंट होती है ना, जो मतलब अच्छा खासा तब वो कर देते हैं, जो बम फटता है तो अच्छा खासा वो कर देते हैं डिस्ट्रक्शन। लेकिन ऐसा नहीं करते जैसे वो बड़ा वाला न्यूक्लियर बम करता है। तो रशिया ने क्या बोला है कि आपने यूक्रेन को भेज तो दिया है, जर्मनी ने अपना ये वाला जो टैंक है, लेकिन कहीं बाई चांस गलती से कल एक भी ऐसा वो फट गया हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर, जिसमें हो, इसको डर्टी बम बोलते हैं। देखिए जो छोटा वाला न्यूक्लियर बम होता है ना, इसमें तो बहुत थोड़े सा अमाउंट में न्यूक्लियर होता है जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन करता है, उसको डर्टी बम बोलते हैं। लेकिन रेडिएशन तो पूरी निकालता है। वो तबाह जो है वो कम करता है, लेकिन रेडिएशन वो पूरी निकालता है। रेडिएशन जो निकलती है इसमें, उससे भी तो दिक्कत है। तो रशिया ने क्या बोला है, उसको डर्टी बम बोलते हैं इसलिए क्योंकि होता वो छोटा सा है ना। कह के एक यूज किया जाता है कि
जो है ये कुछ करेगा नहीं, लेकिन जो रेडिएशन होती है वो दिखती तो है नहीं किसी को, वो बाद में परेशान करना शुरू करती है। ओके, तो इसलिए इनको डर्टी बम्स बोला जाता है। तो रशिया ने क्या कहा है कि अगर कल को गलती से ऐसा कोई भी डर्टी बम हमारे यहाँ पे फट गया तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई है, फिर हम नहीं देखेंगे, फिर हम सीधा न्यूक्लियर बम फेंकेंगे कहाँ, यूक्रेन के ऊपर। अभी तक तो हम रुके हुए हैं, लेकिन कल को फिर हम सीधा न्यूक्लियर बम फेंकेंगे यूक्रेन के अंदर ऊपर, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो गया। उसमें जब रशिया ने ऐसा कहा, जर्मनी से कंट्रीज ने पूछा कि आपने ऐसे फिर टैंक भेजा क्यों है, कल को कुछ हो जाए, गलती हो जाए, गिर जाए कोई ऐसा बम, फिर तो ये तो जर्मनी ने तो ये कह दिया कि हम जी लड़ाई पे हैं, लड़ाई पे तो ये सब चीज होती रहती है। जर्मनी ने अब ये कह दिया। अब जर्मनी को ये बात समझ नहीं आ रही है, ना यूएस को समझ आ रही है कि बाई चांस कल को छूट गया तो आप जब रशिया यूक्रेन को कब्जा आएगा उसके ऊपर वो फेंकेगा न्यूक्लियर बम, भले ही आप उसकी निंदा कर लोगे बाद में, लेकिन आपका यूक्रेन जो है ये तो नष्ट ही हो जाएगा, यूक्रेन भी नष्ट हो जाएगा, और जो आपका रशिया है इसको भी बहुत सारी चीजें उसकी वजह से झेलनी पड़ेगी, पूरी दुनिया की नजरों में वो ब्लेम बनेगा। पर चलो रशिया से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्लेम बन भी जाएगा पूरी दुनिया की नजरों में, लेकिन यूक्रेन तो तबाह हो जाएगा ना। आप इतना तो सोचो, आप अपने लिए सोच रहे हो। अपने लिए कैसे सोच रहे हो, क्योंकि आपकी जो है रशिया से बहुत पुरानी दुश्मनी है, अमेरिका जर्मनी सबकी है, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है, तो बस आप रशिया को कैसे भी हराना चाहते हो, कुछ भी उल्टा सीधा टैक्टिक्स यूज करके उनको हराना चाहते हो। तो ये जो है, ये रशिया ने जब इनसे बोला तो इनका जवाब आया कि जी हम तो जंग पे हैं, और जंग पे तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये इनका जवाब आया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा सोचना चाहिए। आपको यूक्रेन को सपोर्ट करना करो, लेकिन ऐसे सपोर्ट करो कि यूक्रेन को भी आगे जाके, मान लीजिए अब नहीं लड़ाई खत्म हो रही, अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आगे जो अगला जो 2 साल आएंगे, 3 साल आएंगे, कभी तो ये लड़ाई खत्म होगी, उसके बाद भी तो रशिया और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं वो थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। बिल्कुल शांत तो होने से रहे, लेकिन थोड़े से नॉर्मलाइज तो होंगे। उस समय के लिए तो सोचो थोड़ा सा। और जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जर्मनी के भी रिश्ते और यूएसए के भी रिश्ते थोड़े बहुत इनसे शांत होंगे। उस समय के बारे में सोच के, और जो यूक्रेन देश है इसके बारे में सोच के, ये सब ना किया जाए वेस्टर्न कंट्रीज का। आप सपोर्ट करो, लेकिन ऐसे सपोर्ट ना करो, ऐसा सपोर्ट ना हो कि जिस सपोर्ट के चक्कर में जो देश है आपका यूक्रेन यही खत्म हो जाए। ओके, और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए। इस सब को अवॉइड करने के लिए आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है, इंडियन आर्मी विल यूज जैकपैक अगेंस्ट चाइना। तो ये क्या है, जैकपैक क्या होता है, जैकपैक आपने देखा होगा। जैकपैक क्या होते हैं, देखिए जैकपैक होते हैं जो वो आदमी को उड़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ जैकपैक की, रुकिए मेरे पास फोन में होगी, जस्ट अ सेकेंड। जैकपैक देखिए, जैसे ये है, ये आपको सोल्जर दिख रहा है, इसने जैकपैक पहना हुआ है, उसको पहन के ये हवा में उड़ पा रहा है। ये जो सोल्जर है ये अच्छे से हवा में उड़ पा रहा है, इसको जैकपैक कहते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो सोल्जर है, जो भी आदमी है वो हवा में उड़ सके। जो भी आपका सोल्जर होगा, जो भी आपका सिपाही या जो भी आपका ऑफिसर होगा वो हवा में उड़ सके इंडियन आर्मी का। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने क्या किया है, इंडियन आर्मी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि हम लोग जो है टेंडर डालने वाले हैं। टेंडर डाला जाता है ना, जब आपको कोई भी चीज विदेश से खरीदनी है, कैसे टेंडर के हम जो है इनको, हमको ये इतना चाहिए, है ना, हमारा जो, हमको ये इतने अमाउंट में चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया 100 चाहिए हमको जेटपैक। अभी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए अभी बोला नहीं है कितने चाहिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको 100 चाहिए। उसके लिए जो है जो हमको प्रोवाइड कराना चाहता है, अपना जो है अपनी बिड भेज दो, अपना जो है कि इतने रुपए में हम इतने प्रोवाइड करा देंगे, ऐसे लिख के भेज दो, जो भी आपका पूरा वो बनेगा, ठीक है, वो आपके लिए हमको डॉक्यूमेंट भेज दो। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया के लिए सही होगा, कम पैसे में जो अच्छी डील मिल रही होगी, उसको चुन लिया जाएगा उस कंपनी को, और फिर वो कंपनी जो है उसको वो बिड जीत जाएगी, और फिर हम उससे ये जो जेट पैक से ले लेंगे, जब भी 1-2 साल में, अगले जितने में भी ये डील पूरी कंप्लीट होगी। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया जो है इसको चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो माउंटेन्स एरिया होते हैं ना, ये जो जैकपैक हैं, ये जो जैकपैक्स हैं, इनसे आप जो है आराम से उड़ सकते हो, और उड़ के जो है माउंटेन एरिया में जल्दी से जल्दी ट्रेवल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जा सकते हो। वहीं अगर आपको
टैंक्स वगैरह के से थ्रू जाना हो या गाड़ी वगैरह से थ्रू जाना हो, जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उससे बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जैक पैक जो होते हैं, आप इनसे एक सोल्जर बहुत तेजी से उड़ के जा सकता है, तो सामान इधर उधर पहुंचाने में भी ये बहुत मदद करेगा, और भी चीजों में इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी बहुत मदद करेगा। ओके, फिर चाइना जो है ये इसके सोल्जर जो है जैक पैक यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जो चाइनीज मिलिट्री है उसके जैक पैक जो है उसके सोल्जर्स ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। बस तो इस वजह से इंडिया को जैक पैक चाहिए भी। ओके, बट इसमें दिक्कत क्या है ना, जो चाइना के सोल्जर जेट पैक यूज कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जो चाइना में अंदर चाइना के खुद ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन इंडिया में जो बनाया जा रहा है, इंडिया में जो जेट पैक बनाया जा रहा है, इंडिया बाहर से ले रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब आप अपनी कंट्री में खुद बनाते हो, उसका फर्क अलग पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और आप कितना भी जब मन कहे आपको जब आप बना सकते हो। आपको इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना कि दूसरी कंट्री जो है उससे आपको लेना पड़े। जैसे मान लीजिए आपको आपके यहाँ लड़ाई चल रही है और लड़ाई के समय में आपको जैक पैक चाहिए, कोई भी ऐसी कोई एयरक्राफ्ट चाहिए, कोई मिसाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए जो आपने बाहर से मंगाई थी। अब क्या होगा, जब आप ऐसी स्थिति में फंसे होगे तो बाहर वाले देश से जब आप मांगोगे तो आपका फायदा भी उठा सकता है। मान लीजिए वैसे वो मान लीजिए कोई चीज थी, कोई भी चीज है, वो 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन आप किसी लड़ाई में फंसे हुए हो, फिर आप दूसरे से मांग रहे हो, तो आपको 200 की भी बेच सकता है, 150 की भी बेच सकता है। अपना फायदा तो वो उठा सकता है इस चीज से, है ना। लेकिन अगर वही चीज अगर आप इंडिया में, हमारे इंडिया में खुद बन रही होती, तो फिर क्या होता, फिर जो है हम जो है उसे अपने हिसाब से बना सकते थे। हमारी कंपनी, जब हमारा देश खुद लड़ाई में फंस रहा है, तो हमारी कंट्री तो उसका फायदा नहीं उठाएगी ना। तो हम उससे जो अपनी कंट्री में होगा, तो हम अच्छे से उसको जितना चाहे उतने अमाउंट में बना सकते हैं जितना हमको चाहिए। क्योंकि अगर हम बाहर से लेंगे उसको, हमें उससे पैसे देने पड़ेंगे, तो हम इतने ही लेंगे जितने की जरूरत है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल उतने ही लेंगे जितने की जरूरत है। लेकिन अपनी कंट्री में तो आप कितने भी बना सकते हो, इसको कभी भी बनवा सकते हो, कभी भी ऑर्डर दे सकते हो। बाहर के लिए पहले पहले टेंडर निकलेगा, फिर कंपनीज को देखा जाएगा, फिर पूरी नेगोशिएशन होगी, उसके बाद बनना शुरू होगा। इंडियन कंपनीज में तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, ये फायदा होता है अपने यहाँ बनवाने का। वहीं पे चाइना जो है जो भी ऐसे सामान बना रहा है वो अपने यहाँ बना रहा है खुद अंदर कंट्री के अंदर। लेकिन जो इंडिया है ये बाहर से इंपोर्ट कर रहा है ये सब चीजें, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो हमारी कंपनीज है ना, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इनको जो है अच्छे से काम करना होगा, इनको ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा इनोवेशन के ऊपर, ताकि ये लोग भी ये सब बना पाए, और से ज्यादा डिफेंस कंट्रीज को हमारे यहाँ, डिफेंस कंपनीज को हमारे यहाँ जो है खुलना होगा, और इनको काम करना होगा अच्छे से, तभी जो है इंडिया को इस चीज का फायदा है। वरना तो बाहर से इंपोर्ट कर करके कब तक इंपोर्ट करेगा कोई देश, है ना। तो एक चांस ऐसा भी आएगा कि जब इंपोर्ट नहीं कर पाएगा किसी देश, जो है कोई किसी देश से कुछ सामान चाहिए लेकिन नहीं आ पा रहा है, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। जैसे इंडिया ने S-400 लिया, S-400 लिया कहां से, आपका रशिया से। S-400 रशिया से लिया। अब रशिया से इंडिया या S-400 ले रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस वगैरह, ये सब जो है इसके इंडिया के पीछे पड़ी हुई है, मत लीजिए, हमसे ले लीजिए, ऐसे करके कुछ भी लगी हुई है। बस ये तो समझ लिए इंडिया के थोड़े रिश्ते सही है यूएस से। यूएस जो है अभी इंडिया को परेशान नहीं करना चाहता, है ना। रशिया जो है आपका यूएस जो है इंडिया से रिलेशन अच्छे मेंटेन करना चाहता है चाइना की वजह से, वरना तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाते, फिर ये सैंक्शन से इंडिया को झेलने पड़ते, ठीक है। इंडिया इसलिए बच गया सैंक्शन से क्योंकि जो आपका यूएसए है उसको अच्छे रिश्ते मेंटेन करने हैं इंडिया से। क्यों करने हैं अच्छे रिश्ते मेंटेन, आपके चाइना की वजह से, चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन में, जो हमारा वाला रीजन है साउथ, ये जो एशिया वाला रीजन है, इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को जरूरत है इंडिया की, इस वजह से उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा। तो ऐसे ही जो है सैंक्शन लग सकते हैं। वहीं पे अगर आप अपने घर पे ये सब चीजें बनाओगे, तो अपने घर पे तो कितनी बना लो, कौन आपको रोक रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इस वजह से इंडिया जो कंपनीज है उनको ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ के आना चाहिए, और इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए, नई नई ऐसी चीजें बननी चाहिए, तो इंडिया, हमारी जो आर्मी है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, उनके काम आए और उनको हम अपने यहाँ बना पाए। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो आशा है मुझे आशा है कि आपने सारा देख लिया होगा और आपका सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। जो आज शाम की वीडियो होगी या फिर कल सुबह की वीडियो जो भी होगी करंट अपडेट्स की, उसमें मैं आपको सीधे सीधे सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यूज़ थी वो तो हमने अच्छे से समझ ली है। तो हमको न्यूज़ समझनी है, छोटी वीडियो बनती है, बड़ी वीडियो बनी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी समझ में आना चाहिए बस। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी समझ में आए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी कोई चीज़, तो आप जो है सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको समझा दूंगा। कल आज शाम की वीडियो में, जो रात शाम को 8 बजे आएगी करंट अपडेट्स की वीडियो, कल सुबह जो आएगी, जैसे जब भी आपकी मैं कमेंट पढ़ लूंगा, मैं आपको सीधे समझा दूंगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि कोई समझाएगा नहीं, समझाने का काम मेरा है, मैं आपको सीधे सीधे समझा दूंगा। ओके, आप बस पूछिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, जो है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि जो
हमारा चैनल है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जब ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा चैनल, तो जो हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा और उनको भी नॉलेज मिलेगी, और वो भी अपने कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें आगे बढ़ पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा काम यहाँ पे क्या है कि मैंने जो है ये सारी न्यूज़ जो है आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दी और आपको समझा दी। ठीक है, यही काम जब आप अपने आप करोगे तो आपको पहले पूरी शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी, फिर एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फिर नोट्स बनाओगे, फिर आप पढ़ोगे उसे, फिर उसे रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। यहाँ पे क्या है, मैंने आपके लिए सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर दिया, सब कुछ आपको बता दिया, आपने अभी बैठे बैठे बिल्कुल सामने बैठे बैठे वीडियो में नोट्स बना लिए। ये जो पहले की 3-4 स्टेप थी, अब एक पहली बार में ही कंप्लीट हो गई। पहले 1 घंटे में मान लीजिए कंप्लीट हो गई है, अभी तो आधा घंटा की वीडियो हुई होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मान लीजिए इस आधे घंटे में, चलिए 1 घंटे में कंप्लीट हो गई ये पूरे जो 3 प्रोसेस थे, जो पहले आप 1-2 दिन में करने वाले थे, ये जो है पूरे दिन में जो आप पहले करने वाले थे, ये 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया सारा कुछ। बस उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिए। समझ रहे हो आप, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है जब आप खुद रिवीजन करो तो उसको लिंक ना कर पाओ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, न्यूज ऐसी होती है जिनको पीछे किसी न्यूज से लिंक करना पड़ता है, किसी करंट में टॉपिक चल रहा होता है उससे लिंक करना होता है, कोई और टॉपिक, तो जो लिंक करने का काम है वो सब कुछ मैं आपको करके दे रहा हूँ। बस आप पढ़िए, और मतलब आप देखिए वीडियो और पढ़िए। ठीक है, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो है वो भी इस वीडियो को जो है देखें, और वो भी जो है इस मुहिम का जो हम चला रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसका फायदा उठा सके। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में, शाम को 8 बजे। धन्यवाद।